हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले प्रॉब्लम में कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम देखा। हम नया प्रॉब्लम लेते हैं आज। उसमें हम और भी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज 8 यहाँ पे 8 एडजस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम दिया है। तो पहले आप ये प्रॉब्लम लिख के ले लो। वीडियो पॉज करके आप ये प्रॉब्लम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ धनपति बैंक लिमिटेड पुणे एज ऑन 31st मार्च 2020। यहाँ पे हमें लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिया है 2,85,000। ये सारे आइटम लिख लो। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट दिया है आगे के पेज पे, वो भी लिखो। 8 एडजस्टमेंट्स है, वो पूरे के पूरे लिख लो। उसके बाद prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance it as on that date with necessary working in the prescribed schedules. So हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों भी पूछा है, तो हमें ये दोनों भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है धनपति बैंक लिमिटेड पुणे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। यहाँ पे ये कॉलम आएंगे 3, पर्टिकुलर, शेड्यूल, अमाउंट रुपीज। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला आता है पार्ट फर्स्ट में इनकम, उसके बाद आता है इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल 13। उसके बाद आता है अदर इनकम, वो होता है शेड्यूल 14। उसके बाद यहाँ टोटल आएगी उसकी पार्ट फर्स्ट की। उसके बाद पार्ट सेकंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में वो है हमारा शेड्यूल 15। यहाँ पे नेक्स्ट शेड्यूल होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल 16। जितने भी इंटरेस्ट के रिलेटेड इनकम है वो आते हैं शेड्यूल 13 में। और जो भी इंटरेस्ट को छोड़ के दूसरा कौन सा भी इनकम है वो अदर इनकम शेड्यूल 14 में आता है। और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के रिलेटेड कोई भी आइटम हो तो वो आता है शेड्यूल 15 में। और जो भी एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड छोड़ के जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो शेड्यूल 16 में आते हैं। सो यहाँ पे प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज वर्किंग नोट हम बनाएंगे, उसका बैलेंस यहाँ आएगा। और उसके बाद होगी एक्सपेंडिचर की टोटल। उसके बाद प्रॉफिट होगा, पार्ट 3 इसमें होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि हमें जो कैलकुलेशन करके मिलेगी दिस ईयर की, वो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट माइनस पार्ट सेकंड किया तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया तो। और उसके साथ साथ अगर कोई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है या ओपनिंग प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इस प्रॉफिट की टोटल होगी। उसके बाद है एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस में हमें पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व करना पड़ता है। सो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके 25% हम स्टैट्यूटरी रिजर्व करेंगे। यहाँ पे हमें उसके बाद आएगा इंटरिम डिविडेंड, वो हमें प्रॉब्लम में दिया है, वो हम आगे ले गए। उसके बाद यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है यहाँ पे बैलेंस शीट आज ऑन 31st मार्च 2020। यहाँ पे लिएबिलिटीज एंड एसेट्स शेड्यूल एंड अमाउंट रुपीज, ये कॉलम आएंगे। तो बैलेंस शीट में पहला आता है लिएबिलिटीज, पार्ट ए लिएबिलिटीज। उसमें कौन कौन सी लिएबिलिटी आएगी? पहला कैपिटल होगा, वो है हमारा शेड्यूल 1। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारा शेड्यूल 2 है। उसके बाद डिपॉजिट शेड्यूल 3।
उसके बाद आएगा बोरोविंग्स, वो हमारा शेड्यूल 4 है। उसके बाद अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजन शेड्यूल 5। उसके बाद इस लिएबिलिटीज की टोटल आएगी। पहले 5 शेड्यूल ये हमारे क्या होते हैं, लिएबिलिटी के होते हैं। उसके बाद पार्ट बी है एसेट्स। एसेट्स में पहला शेड्यूल है शेड्यूल 6, वो है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, शेड्यूल 6। शेड्यूल 7 है बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शेड्यूल 8 है इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद शेड्यूल 9 है एडवांसेस। उसके बाद शेड्यूल 10 है फिक्स्ड एसेट्स, वो आएगी शेड्यूल 10 में। उसके बाद शेड्यूल 11 अदर एसेट्स, शेड्यूल 11 है अदर एसेट्स। उसके बाद शेड्यूल 12 जो है वो हमारे इसके बाद टोटल आएगी, और उसके नीचे फुटनोट में हमें शेड्यूल 12 लिखना है, वो है कंटिंजेंट लिएबिलिटीज। और उसके भी नीचे फुटनोट में हमें आएगा बिल्स फॉर कलेक्शन। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम में हमें बिल्स फॉर कलेक्शन नहीं है तो हम उसे डैश कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 16 शेड्यूल बनाएंगे। सो हर एक शेड्यूल हमें ड्रॉ करना है। उसमें हम पहला शेड्यूल कैपिटल ड्रॉ करेंगे। शेड्यूल यहाँ पे कैपिटल, यहाँ में पर्टिकुलर्स रुपीज। सेकंड शेड्यूल रिजर्व एंड सरप्लस पर्टिकुलर्स रुपीज। उसी प्रकार शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स, शेड्यूल 4 बोरोविंग्स। उसके बाद शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, यहाँ पे शेड्यूल 5 अदर liabilities and provisions, शेड्यूल 6 कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। देन शेड्यूल 7, यहाँ पे हम शेड्यूल 7 बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। उसके बाद शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट्स, ये ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा शेड्यूल 9 एंड शेड्यूल 10, हम यहाँ पे बनाएंगे। शेड्यूल 9 एडवांसेस, शेड्यूल 10 फिक्स्ड एसेट्स। शेड्यूल 9 हमारा है यहाँ पे एडवांसेस एंड शेड्यूल 10 फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद हमारा आएगा शेड्यूल 11। सो शेड्यूल 11, यहाँ पे हम अदर एसेट्स, शेड्यूल 12 कंटिंजेंट लिएबिलिटीज। उसके बाद शेड्यूल 13 है इंटरेस्ट अर्न एंड शेड्यूल 14 अदर इनकम। यहाँ पे शेड्यूल 13 एंड शेड्यूल 14 हम ड्रॉ करते हैं। शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल 14 अदर इनकम। देन शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। उसके बाद का शेड्यूल है शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद हमें वर्किंग नोट बनाने हैं, वो है प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम में हमें क्या क्या दिया है, और यहाँ मार्कआउट करते हैं कौन सा आइटम कहा जाएगा। पहले हमें दिया है लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, वो शेड्यूल 9 में जाएगा एडवांसेस में। उसके बाद हमें क्या दिया है, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस ये फिक्स्ड एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट शेड्यूल 10 में जाएगी। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये यहाँ पे शेड्यूल 8 में जाएगी क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। देन सैलरीज, ये एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो शेड्यूल 16 में जाएगी। जनरल एक्सपेंसेस आल्सो शेड्यूल 16 में जाएगी क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये भी शेड्यूल 16 में ही जाएगी। उसके बाद डायरेक्टर्स फीस आल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो शेड्यूल 16 में जाएगी। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहा जाएगा शेड्यूल 11 में, अदर एसेट्स में जाएगा क्योंकि स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, ये शेड्यूल 9 में जाएगा एडवांसेस में। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड हम कहा भेजेंगे उसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वहाँ इंटरिम डिविडेंड दिखाएंगे।
उसके बाद शेयर, शेयर जो है ये हमारा शेड्यूल 8 में आएगा क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, ये हमारा शेड्यूल 6 में जाएगा, हमारा ये शेड्यूल 6 होता है। देन मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल 7 में जाएगा। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड, सो ये कैपिटल में जाएगा शेड्यूल 1 में। देन रिजर्व फंड, रिजर्व फंड ये शेड्यूल 2 में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद करंट अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये सारे कहा जाएंगे शेड्यूल 3 में जाएंगे। ये डिपॉजिट्स है, शेड्यूल 3 हमारा डिपॉजिट्स है, उसमें ये सारे जाएंगे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, यहाँ तक ये शेड्यूल 3 में जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड बोल के। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, वो कहा जाएगा शेड्यूल 13 में। शेड्यूल 13 हमारा इंटरेस्ट अर्न होता है, ये बैंक का मेजर इनकम होता है। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट्स है, वो शेड्यूल 3 में जाएगा। डिपॉजिट्स के रिलेटेड कौन से भी आइटम हो तो वो कहा जाते हैं शेड्यूल 3 में जाएगी डिपॉजिट्स में। ये रहा, हमने सबको मार्क किया। बट अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट 5,000। देन इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, यहाँ इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर was 4% actual. Then endorsement made on behalf of the customers. उसके बाद ऑथोराइज कैपिटल दिया है 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. उसके बाद 10,000 वी आर एडेड टू द प्रीमाइसेस, यहाँ प्रीमाइसेस के लिए हमें ऐड भी हुआ है, उसके दो इफेक्ट हो गए। फिर डेप्रिसिएशन हुआ है 5%, उसके दो इफेक्ट हो गए। देन मार्केट वैल्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिए है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम में देखते हैं, इस एडजस्टमेंट्स में से हम मार्क करते हैं कहाँ कहाँ हमें डबल इफेक्ट देने पड़ेंगे। सो प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि यहाँ पे एडजस्टमेंट में से देखा तो यहाँ हमें लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट पर एडजस्टमेंट है, यहाँ कुछ मार्कआउट करो। उसके बाद हमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमें इंटरिम डिविडेंड पर एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमें प्रीमाइसेस पर एडजस्टमेंट है। प्रीमाइसेस में डबल एडजस्टमेंट है, सो डबल मार्क करो यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ शेड्यूल 4 में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं कंटिन्यू एडजस्टमेंट में। सो पहले वन बाय वन हम पोस्ट करके लेते हैं। यहाँ पहला दिया है लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये हमारा शेड्यूल 9 में आ जाएगा। तो शेड्यूल 9 में हम इसे पोस्ट करके लेते हैं, लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसे इनर में ही दिखाएंगे। उसके बाद क्या दिया है हमें, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है, वो भी हम इनर में दिखाएंगे शेड्यूल 10 में, फिक्स्ड एसेट में। सो प्रीमाइसेस इनर में दिखाएंगे शेड्यूल 10 में। यहाँ पे शेड्यूल 10 प्रीमाइसेस ओपनिंग बैलेंस दिया है 40,000। उसके बाद और क्या दिया है हमें, प्रीमाइसेस के बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो शेड्यूल 8 में जाएंगे। शेड्यूल 8 क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट्स। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो शेड्यूल 8 में हम पोस्ट करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
यहाँ एडजस्टमेंट में दिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन उसकी हम फेस वैल्यू ही लेंगे यहाँ पे 4 लाख। उसके बाद अ, हमें क्या दिया है, सैलरीज। यहाँ पे सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, डायरेक्टर्स फीस, ये सारे आइटम कहाँ पोस्ट हो गए, शेड्यूल 16 में। सो हम कंटिन्यूसली ये सारे आइटम शेड्यूल 16 में पोस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे शेड्यूल 16 में हमें सैलरीज 28,000, जनरल एक्सपेंसेस 27,400, उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2,300, डायरेक्टर्स फीस 1,800, ये सारे आइटम यहाँ हमने पोस्ट किए थे। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जाएगा शेड्यूल 11 को। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी शेड्यूल 11 में हम दिखाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8,500। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बाद बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड शेड्यूल 9 को जाएगा। सो शेड्यूल 9 में हम बिल्स परचेस्ड दिखाएंगे यहाँ पे, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड 46,000। उसके बाद एक लाइन छोड़ के शेड्यूल 9 में दिखाओ, क्योंकि हमें लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट को एडजस्टमेंट है, वहाँ हमें एडजस्टमेंट दिखानी है। उसके बाद हमें क्या दिया है, इंटरिम डिविडेंड पर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए हम उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनर में दिखाएंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड जो है वो हम इनर में दिखाएंगे 17,000। उसके बाद हमें क्या दिया है, इंटरिम डिविडेंड के बाद शेयर, ये शेयर कौन से शेड्यूल के जाएगा, शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में हम इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे शेयर्स 50,000। उसके बाद क्या दिया है हमें, यहाँ पे शेयर्स के बाद एक कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, यही हमारा शेड्यूल 6 है। सो शेड्यूल 6 में हम दिखाएंगे कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई 1,93,000। उसके बाद क्या दिया है हमें, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, यह हमारा शेड्यूल 7 होता है। सो 7 शेड्यूल में हम ये दिखाएंगे मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 80,000। उसके बाद हमें क्या दिया है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो शेड्यूल 1 में दिखाएंगे। तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड। सो 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच, वो आउटर में आएगा 5 लाख। उसके बाद हमें क्या दिया है, रिजर्व
फंड दिया है, रिजर्व फंड शेड्यूल 2 में आएगा। कौन सा भी रिजर्व फंड हो तो कहाँ आता है, शेड्यूल 2 में। तो शेड्यूल 2 में हम दिखाएंगे रिजर्व फंड। रिजर्व फंड है 2,50,000। उसके बाद क्या दिया है हमें, यहाँ पे 3 आइटम है, वो शेड्यूल 3 में जाते हैं। करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये शेड्यूल 3 में जाएंगे। तो शेड्यूल 3 में हम दिखाएंगे, शेड्यूल 3 में करंट अकाउंट 1 लाख, फिक्स डिपॉजिट 1,25,000, सेविंग बैंक डिपॉजिट 50,000। उसके बाद हमें क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हमारा ये प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड है। सो हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। यहाँ हमें प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 16,000, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड हमने 16,000 दिखाया। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे। सो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है, ये शेड्यूल 13 में दिखाते हैं। सो यहाँ पे शेड्यूल 13 में हम इनर में दिखाएंगे, शेड्यूल 13 में हम इनर में दिखाएंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 1,28,000। उसके बाद क्या दिया है सॉरी, उसके बाद हमें रिकरिंग डिपॉजिट दिए है, वो शेड्यूल 3 में जाएंगे। डिपॉजिट के रिलेटेड कौन सा भी आइटम हो तो वो शेड्यूल 3 में जाएगा डिपॉजिट्स में। सो हम यहाँ पे दिखाएंगे शेड्यूल 3 में रिकरिंग डिपॉजिट की अमाउंट 20,000। उसके बाद यहाँ पे कोई बचा है क्या, नहीं है। सो हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स में। सो एडजस्टमेंट में हमें पहले एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट 5,000। सो इसका इफेक्ट जाएगा शेड्यूल 9 में। एडवांसेस में हम क्या करेंगे, लेस प्रोविजन फ्रॉम लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। और इसका दूसरा इफेक्ट होगा वर्किंग नोट में हम उसे शो करेंगे प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज। सो यहाँ पे हम शेड्यूल 9 में इसे शो करते हैं, माइनस करेंगे। शेड्यूल 9 में लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 2,85,000 में से हम बैड डेट्स 5,000 माइनस करेंगे तो आउटर को अमाउंट आएगी 2,80,000। और दूसरा इफेक्ट है वर्किंग नोट में हम वो ये अमाउंट दिखाएंगे। सो वर्किंग नोट में यहाँ आएगा प्रोविजन ऑन बैंक एडवांसेस, हमें कुछ नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमें अमाउंट मिली थी वो 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट वाज ₹8,000। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड है, इसके इफेक्ट कहाँ आएगा, शेड्यूल 11 अदर एसेट्स में। एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, इंटरेस्ट अर्न। यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न में हम दिखाएंगे शेड्यूल 13 में। सो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ आएगा अदर एसेट्स में, हम शेड्यूल 11 में दिखाएंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000। और दूसरा जो इफेक्ट है इसका वो शेड्यूल 13 में है। शेड्यूल 13 में हम दिखाएंगे यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, वो आउटर में दिखाएंगे। एक लाइन छोड़ के आपको ये लिखना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, बिकॉज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे हमें एडजस्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमें थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ रुपीज
380 380। यहाँ पे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो तो उसका इफेक्ट आता है शेड्यूल 5 में अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, और दूसरा इफेक्ट आता है शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न, उसमें से हम लेस फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट करेंगे शेड्यूल 13 में। सो हम शेड्यूल 5 में इसे दिखाते हैं। शेड्यूल 5 जितने भी एडजस्टमेंट में इफेक्ट होते हैं उसका मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है एडजस्टमेंट्स के लिए। सो आप वो जरूर देखो, क्योंकि आपको सारे एडजस्टमेंट एक ही जगह पे मिलेंगे और वो इफेक्ट आपके दिमाग में बैठा तो बैंक फाइनल अकाउंट में और कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अमाउंट टू ₹380 के दो इफेक्ट दिखाएंगे। पहला है शेड्यूल 5 में यहाँ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 380, और यहाँ पे दूसरा इफेक्ट आता है शेड्यूल 13 में। सो शेड्यूल 13 में हम यहाँ पे लेस करेंगे, लेस अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 380, और हमें आउटर को इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट मिलेगी 1,27,620। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट हमें दी है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाज 4% एक्चुअल। सो इंटरिम डिविडेंड जो है वो कहा प्रोविजंस में जाएगा। सो शेड्यूल 5 में अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में हम दिखाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो इंटरिम डिविडेंड क्या हमें ओपनिंग की अमाउंट है उसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो पहले हम शेड्यूल 5 में दिखाते हैं। शेड्यूल 5 में यहाँ उसे हम अनक्लेम डिविडेंड कहेंगे, वो है 3000। अनक्लेम डिविडेंड कितना है 3000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरिम डिविडेंड हमारा दिया हुआ वो 17,000 था, उसमें ये ऐड होगा अनक्लेम्ड डिविडेंड, वो कितना है 3000। सो आउटर में कितना आएगा 20,000। सो आउटर में आया 20,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एंडोर्समेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, कितना है वो 1,15,000। इसका इफेक्ट है शेड्यूल 12 कॉन्टिजेंट लिएबिलिटी में, क्योंकि ये क्या है मे बी सिचुएशन में है। ये एंडोर्समेंट जो है वो देना भी पड़ सकता है, मिल भी सकता है, कोई बता नहीं सकते। सो ये कौन सी लिएबिलिटी, ये देना भी पड़ सकता है और देना नहीं भी पड़ेगा। सो ये कॉन्टिजेंट लिएबिलिटी, इसलिए वो शेड्यूल 12 में हम बैलेंस शीट में सॉरी फर्स्ट शेड्यूल 12 में दिखाते हैं। तो शेड्यूल 12 में एंडोर्समेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स 1,15,000। देन नेक्स्ट इसका एक ही इफेक्ट होगा। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल वाज 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो कहाँ आएगा कैपिटल में आएगा सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल। सो शेड्यूल 1 में हम दिखाएंगे इसे। शेड्यूल 1 ऑथराइज कैपिटल 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो होगा 8 लाख। देन नेक्स्ट यहाँ पे ₹10,000 were added to the premises during the year। यहाँ हमने ओपनिंग प्रीमाइसेस दिए हैं, उसमें ये क्या हो गए 10,000 ऐड हो गए, और आगे भी दिया है डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन ओपनिंग बैलेंस इज रिक्वायर्ड। ओपनिंग का जो भी बैलेंस है प्रीमाइसेस का उस पे क्या होगा 5% डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम प्रीमाइसेस ऐड किया है, वो उसका इफेक्ट कहा जाएगा फिक्स्ड एसेट्स में से। यहाँ पे लेस प्रीमाइसेस एंड शो कहा होगा, डेप्रिसिएशन जो है वो लेस होगा, सिर्फ प्रीमाइसेस में 10,000 ऐड हो गए।
और शेड्यूल 10 में हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स में प्रीमाइसेस का 5% डिप्रिसिएशन लेस होगा। सो शेड्यूल 10 में हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे। सो शेड्यूल 10 उसमें प्रीमाइसेस ओपनिंग बैलेंस मिला है, उसमें क्या होगा, ऐड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 और डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे ही लगेगा और यहाँ डेप्रिसिएशन हमें कितना, टोटल 50,000 लेस डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस एट 5%। 5% किसके 5%, सो ओपनिंग बैलेंस के, वो है 40,000 के 5%, वो आएगा 2,000। सो 2000 माइनस किया 50,000 में से, तो हमें आउटर में मिलेगा 48,000। सो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस आउटर में कितना आया, 48,000। उसका दूसरा इफेक्ट का है शेड्यूल 16 में। शेड्यूल 16 में ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। सो शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस हमें 2000 मिला है। यहाँ पे अगर देखा तो शेड्यूल 15 में कुछ है क्या, या शेड्यूल 16 की टोटल की 61,500, शेड्यूल 15 में कुछ नहीं है, शेड्यूल 15 में कुछ नहीं दिया है। उसके बाद है जो हमारा प्रोविजन, प्रोविजन में भी सिर्फ 5,000 ही है। शेड्यूल 16 की टोटल हुई, प्रोविजन की भी टोटल हुई। उसके बाद शेड्यूल 15, शेड्यूल 15 में कुछ भी नहीं है, शेड्यूल 15 नील होगा। देन शेड्यूल 13, सॉरी शेड्यूल 13 एंड 14, देन शेड्यूल 13 एंड 14 में यहाँ पे 13 की टोटल 1,35,620 एंड अदर इनकम में हमें कुछ भी नहीं दिया है। सो हम यहाँ और कुछ दिया है क्या, नहीं। सो हम वन बाय वन हर एक की टोटल करते हैं, शेड्यूल 2 छोड़ के, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस वहाँ जाएगा। सो शेड्यूल 1 एंड 2 की टोटल करते हैं, सॉरी 2 छोड़ के शेड्यूल 1 की टोटल यहाँ पे आएगी 5 लाख, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इशूड कैपिटल ही हम लेंगे। उसके बाद शेड्यूल 3 एंड 4 की टोटल, शेड्यूल 3 की टोटल मिलेगी हमें 2,95,000 और बोरोविंग्स में कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं है बोरोविंग्स में, सो यहाँ कुछ नहीं आएगा। उसके बाद 5 एंड 6 की टोटल करते हैं, शेड्यूल 5 एंड 6 की टोटल, यहाँ पे 5 की टोटल आएगी 3,380 और 6 के है 1,93,000। उसके बाद हमें 7 और 8 की टोटल, 7 की टोटल एक यहाँ मार्केट वैल्यू ही लेते हैं। देन 7 की टोटल 80,000 एक ही आइटम है और इन्वेस्टमेंट की टोटल आएगी 4,50,000। उसके बाद शेड्यूल 11 एंड 12, यहाँ पे शेड्यूल 11 एंड 12 की टोटल, 11 की टोटल है 16,500, ये 8,500 प्लस 8,000 यहाँ मिलेगा हमें 16,500। कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो एक ही है, सो वो है 1,15,000। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जिस जिस जिसके हमें टोटल मिले है वो पोस्ट करके लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, शेड्यूल 13 की टोटल है 1,35,620। यहाँ
अदर इनकम में हमें कुछ भी नहीं है, डैश करते हैं, सो हमें टोटल मिलेगी 1,35,620। उसके बाद हमें इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15 की टोटल यहाँ नील है, एक भी आइटम नहीं वहाँ। देन शेड्यूल 16 की टोटल है 61,500। उसके बाद अगर हमें टोटल की तो सॉरी, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज हमें एक ही आइटम मिला है वर्किंग नोट 1 में 5,000। सो उनकी टोटल की पार्ट एक्सपेंडिचर की टोटल तो 66,500, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 69,120, और प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड है 16,000। सो इसकी टोटल 85,120। देन हमें ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितनी अमाउंट करनी पड़ेगी, 69,120 के 25%। सो टोटल 85,120 हम लास्ट को लेंगे, अप्रोप्रिएशंस की भी टोटल उतनी ही आएगी। यहाँ हमें इंटरिम डिविडेंड और उसमें हमने अनक्लेम्ड भी ऐड किया करके हमें 20,000 मिला है। सो स्टैट्यूटरी रिजर्व को हमें 69,120 के 25%, सो वो अमाउंट आएगी 17,280। अगर हमने 17,280 प्लस ये 20,000, ये दोनों मिलके 85,120 से माइनस किया तो हमें बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट मिलेगा। सो वो अमाउंट मिलेगी 47,840। अब ये अमाउंट हम कहाँ पोस्ट करेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व की ओर, यहाँ बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट की शेड्यूल 2 में। सो शेड्यूल 2 जो है हमारा, वहाँ पे हम ये पोस्ट करेंगे। सो शेड्यूल 2 में आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% 17,280, एंड बैलेंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स बैलेंस यहाँ पे 47,840, और इसकी जो टोटल मिलेगी वो मिलेगी 3,15,120। अब हमें हर एक शेड्यूल की टोटल मिली है, सो हम वो बैलेंस शीट में पुटअप करेंगे। सो शेड्यूल बैलेंस शीट में हम यहाँ पे शेड्यूल 1 की टोटल है 5 लाख, 2 की टोटल हमने कैलकुलेट की, लेकिन पहले हम 3 की दिखाते हैं, वो है 2,95,000। उसमें बोरोविंग्स 4 हमें नील है, उसमें कुछ भी नहीं है। 5 की टोटल है 3,380। अब यहाँ पे 6 की टोटल है 1,93,000। यहाँ पे बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल 7 की टोटल है 80,000। देन इन्वेस्टमेंट की टोटल है 4,50,000। एडवांसेस की टोटल है 3,26,000। फिक्स्ड एसेट की टोटल है 48,000। अदर एसेट्स की टोटल है 16,500। कॉन्टिजेंट लिएबिलिटी शेड्यूल 12 की टोटल है 1,15,000। अगर हाँ, यहाँ पे हमने रिजर्व एंड सरप्लस की टोटल कैलकुलेट की है, यहाँ बिल्स फॉर कलेक्शन डैश आएगा। देन रिजर्व एंड सरप्लस की टोटल मिली है 3,15,120। यहाँ पे लिएबिलिटीज की टोटल 11,13,500, एसेट्स की टोटल 11,13,500। हमें इतना ही पूछा था। सो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।